समाजशास्त्र की ये पहली क्लास है ऑनलाइन। तो हम शुरुआत से ही देखते हैं कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, समाजशास्त्र इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, इसका उद्भव कब हुआ, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द कब कैसे पड़ा, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 में ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा हुआ था। इन्हीं को समाजशास्त्र का जनक, पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के पिता कौन है, समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के पिता कौन है या जनक कौन है? ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की थी। क्यों की थी? सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए। अभी हम घटना पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी, इससे पहले इन्होंने नाम रखा था सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स इसलिए रखा था क्योंकि ये फिजिक्स के स्टूडेंट थे, भौतिकी के स्टूडेंट थे, सोशल फिजिक्स, इसलिए समाज, हिंदी में कहें तो सामाजिक भौतिकी। तो इन्होंने इसका नाम रखा था पहले सोशल फिजिक्स, जिसको सामाजिक भौतिकी भी कहते हैं। लेकिन हुआ ये कि बेल्जियम के एक वैज्ञानिक क्वेटलेट ने इनका ये चुरा लिया था और उससे उन्होंने अपना निबंध लिख दिया था। तो कॉम्ट को ये रास नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। अब सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सोशियस और लोगस। सोशियस जो आया वो आया आपके लैटिन भाषा से, और लोगस आया आपके ग्रीक भाषा से। एग्ज़ाम में पूछा जाता है किन दो भाषाओं से, तो लैटिन और ग्रीक, शॉर्ट में एलजी। एलजी का मोबाइल आता है, एलजी की टीवी आती है, एलजी की फ्रिज आती है। आप इससे याद कर सकते हैं कि एलजी ने ही समाजशास्त्र को भी बनाया, सोशियोलॉजी को भी बनाया है। क्योंकि एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन आते हैं, लैटिन, लैटिन, ग्रीक, ग्रीक, लैटिन, ग्रीक, ग्रीक, लैटिन। तो इसमें से आप क्या होता है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या था क्या था। तो इसलिए शॉर्ट में बता दिया कि एलजी याद रखिएगा बस, लैटिन और ग्रीक। लैटिन से बना सोशियस और इससे ग्रीक से बना लोगस। अब सोशियस का अर्थ हिंदी में अगर हम देखें तो वो होता है समाज, और लोगस का मतलब विज्ञान या शास्त्र। तो अर्थात क्या कहेंगे? समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान, अर्थात जो समाज का अध्ययन करता है, जो विषय समाज का अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है। एक तो ये हो गया। तो क्या क्या पॉइंट हो गया? समाज शास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। दूसरा, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, इसके जनक कौन है, समाजशास्त्र का पहले क्या नाम था। इस सबको पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो को फॉरवर्ड और बैक करके आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती हैं, बीए के ख़ास तौर से। और बीए हो, पीजीटी हो, कुछ भी हो, ये सब आम क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आते ही आते हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये सब आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो ऐसे समाजशास्त्र का नाम पड़ा। अब बात करें समाजशास्त्र के उद्भव की। उद्भव पे हम एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिए कि जो समाजशास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बना है, तो इस चीज़ को लेकर के एक समाजशास्त्री हैं जे.एस. मील, उन्होंने कमेंट किया कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको लिख लीजिए कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं, कौन कौन सी भाषा? लैटिन और ग्रीक, इन 2 भाषाओं से मिलकर बना है। इसलिए इन्होंने बोला कि समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। और इसके स्थान पर इन्होंने इथोलॉजी शब्द का यूज़ किया समाजशास्त्र के स्थान पर। तो अगर क्वेश्चन आता है समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो आपके जे.एस. मील। और समाजशास्त्र 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, किसने कहा? ये भी जे.एस. मील। ठीक है, अब हम आते हैं समाजशास्त्र का उद्भव। तो समाजशास्त्र का जब उद्भव हुआ तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि समाजशास्त्र विषय की नींव रखनी पड़ी, क्योंकि और भी शास्त्र थे। समाजशास्त्र आने से पहले समाज में अध्ययन हो रहे थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक नया विषय इस्टेब्लिश किया जाए। ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि और जो विषय थे पर्टिकुलर एक एरिया को लेकर के, एक स्लॉट को लेकर के स्टडी करते थे। जैसे आपका अर्थशास्त्र है तो यह आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता था समाज का। इतिहास है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता था। लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने वाला ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं था, ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं था,
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो समाज का एक क्रमबद्ध प्योर समाज का अध्ययन कर सके, क्रमबद्ध तरीके से, स्थिर तरीके से। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, तो समाज में क्या है इसका अध्ययन करने वाला ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं था। तो कांट के मन में ये विचार आया कि क्योंकि उस समय की अगर हम परिस्थिति की बात करें तो बड़ी उथल पुथल की, अस्थिर समाज था, अव्यवस्थित समाज था, अविकसित समाज हो गया था। इस वजह से इनके मन में आया कि समाज को पुनः कैसे व्यवस्थित किया जा सके। इन्होंने अपने गुरु के साथ मिलकर, जिनके गुरु का नाम था सेंट साइमन, इन्होंने अपने गुरु के साथ मिलकर विचार विमर्श किया। इनके गुरु ने इसका नाम रखा था सबसे पहले सोशल बायोलॉजी। ये भी पूछता है कि सेंट साइमन ने नाम क्या रखा था समाजशास्त्र का, तो इन्होंने रखा था सोशल बायोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये भी इनको स्वीकार नहीं हुआ। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान किया और 1822 में इन दोनों ने एक कृति की रचना की, साइमन ने और कॉम्ट ने, द प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिकग्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसकी रचना की थी। लेकिन 1824 में इन दोनों का क्या हो गया, विच्छेद हो गया, जोड़ी जो है इन दोनों की टूट गई। उसके बाद कॉम्ट ने ही अपना इसको चालू रखा, समाज के लिए अपने आप को लगाए रखा, और 1838 में एक नए विषय की स्थापना की, समाजशास्त्र। अगर हम बात करें उस समय समाज में क्या व्यवस्था थी, क्या अस्थिरता थी, तो इसके लिए मुख्यतः दो कारण देखे जा सकते हैं। एक आपका औद्योगिक कारण और दूसरा आपका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो घटित हुई वो घटित हुई 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में औद्योगिक है और फ्रांसीसी जो है वो है 1789। औद्योगिक क्रांति को आर्थिक क्रांति भी कहा जाता है और फ्रांसीसी क्रांति को राजनीतिक क्रांति भी कहा जाता है। कैसे भी हम बताते हैं आपको कि इंग्लैंड में होने वाली जो ये क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति, इसने सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला आपके परिवार जैसी संस्था पर, दूसरा धर्म जैसी संस्था पर। अब आप सोचिए कि परिवार जो कि प्राथमिक इकाई है उस पर इफ़ेक्ट डाल रही है, धर्म पे इफ़ेक्ट डाल रही है, क्योंकि लोग धार्मिक ज़्यादा होते हैं। तो धर्म पे अगर प्रभाव डालेगी तो समाज में आज के संदर्भ में देखें कि किसी ने धर्म के ऊपर टिप्पणी की या धर्म के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा उस समय में भी था, अगर हम तत्कालिक समाज की बात करें तो इसने औद्योगिक क्रांति ने जो प्रभाव डाला वो परिवार जैसी संस्था पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस समय जो परिवार का कार्य था वो था उत्पादन और उपभोग, ये दो काम था कि उत्पादन भी करता था, उपभोग भी करता था। लेकिन जहाँ पे औद्योगिक क्रांति को एक तरह से मशीनी युग भी कहा जाता है। मशीनीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। जो काम 100 व्यक्ति एक साथ मिलकर करते थे, मशीन अकेले में कर देता था। ठीक है, तो अब जहाँ मशीन 100 लोगों का काम एक साथ कर रहा है, वहाँ परिवार जैसी संस्था क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। काम को केवल उपभोग का काम रह गया, उत्पादन का कार्य उनसे चला गया। तो ऐसे में क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, भूखमरी बढ़ने लगी, तो समाज एकदम तितर बितर हो गया अगर कहें तो। ठीक है, तो अच्छा, धर्म का क्या प्रभाव पड़ा कि धर्म से लोग क्या होगा, धर्म का प्रभाव औद्योगिकरण से बहुत कम होने लगा। जो सामाजिक संबंध थे अनौपचारिक की जगह औपचारिक होने लगे। लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगे। धार्मिक प्रभाव जो है हटने लगा। अब क्या होने लगा, धर्मनिरपेक्षता लोगों में आने लगी। श्रम विशेषीकरण होने लगा। ठीक है, श्रम विशेषीकरण बढ़ने के कारण श्रम विभाजन होता चला गया। अब क्या हुआ, लोगों में एकदम मनोबल टूटता जा रहा था, बेरोजगारी आती जा रही थी, सारी व्यवस्थाएं छितर-बितर हो गई थी। तो ऐसे में इसका अध्ययन करने के लिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने के लिए, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए इनके मन में आया कांट के कि ऐसा समाज का अध्ययन जो कर सके, ऐसे विषय की हम नींव धरते हैं।
अब अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 हम बता चुके हैं पहले ही। तो 1789 में उस समय वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, अभी तो लोकतंत्रात्मक है, लेकिन उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बॉर्मन वंश का शासन था। ठीक है, तो बॉर्मन वंश के शासक लुई 14वें की अगर हम बात करें, तो लुई 14वें, नोट करते हुए चलिएगा, अभी हम बोलते जाएंगे तो नोट कर लीजिएगा। तो लुई 14वें ने क्या किया, वो विस्तारवादी राजा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जा रहा था, जिसका प्रभाव उसके खजाने पे पड़ रहा था, राजकोष पर कहें तो राजकोष पे उसका प्रभाव पड़ता चला जा रहा था। तो क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया, और लुई 14वें की मृत्यु के बाद लुई 15वां आया। अब उसको क्या हुआ कि विस्तारवादी नीति पे उसने रोक लगा दी। रोक इसलिए लगा दी क्योंकि उसके राजकोष में रुपए ही नहीं बचा, और किसी भी विस्तार के लिए युद्ध लड़ने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं, तो उसके लिए रुपए चाहिए होता है। रुपए क्या था ही नहीं। तो उसने क्या किया, साहूकार और सेठों से रुपए उधार लेना चालू कर दिया। उधार से पूरा राज चलने लगा, लेकिन स्थिति जो थी बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब स्थिति चली गई थी। और उसने ये भविष्यवाणी की कि मेरे बाद प्रलय, इसको नोट कर लीजिएगा कि मेरे बाद प्रलय, ये किसका है, लुई 15वें का। तो उसने बोला कि मेरे बाद प्रलय होगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी। उधार सेठों से, साहूकारों से लेके राज चल रहा था। तो इनकी मृत्यु के बाद आते हैं लुई 16वें, और जो लुई 16वां रहता है बहुत अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। ठीक है, और अगर यूँ कहें तो अयोग्य शासक के साथ साथ उसको पहले से, एक तो लुई 14वें के समय ही पूरा सा खाली हो गया था खजाना। उसके बाद जो है 15वें ने उधार से काम चलाया। अब 16वें की अगर बात की जाए तो एक तरह से कंगाली हाथ लगी, दिवालियापन उसको तोहफे के रूप में मिला। पूरा राज जो था दिवालियापन कहें तो उसको तोहफे के रूप में मिला। अब ऐसे में राज चलाना उसके लिए बहुत ही संकटकालीन स्थिति पैदा हो गई। राज्य के लोग भूखे मरने लगे, खाने को खाना नहीं। एक दिन एक घटना घटी कि राज्य के तमाम लोग उसके राज दरबार में आए और उसकी महारानी से बोले कि महारानी, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, ब्रेड नहीं है। तो महारानी ने बोला कि तुम्हारे पास अगर ब्रेड नहीं है तो तुम केक खा लो। ये कमेंट किया, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये कमेंट किसका है। तो लुई 16वें की पत्नी आंतोनेत नाम था महारानी का, आंतोनेत, उनका ये कमेंट था कि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है तो केक खा लो। इससे क्या हुई, जनता आक्रोश हो गई, क्योंकि भूखी तो पहले से ही थी, जनता आक्रोश में थी क्योंकि शासन भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। तो क्या हुआ, जनता आक्रोश में भर गई, और जनता आक्रोश में आके क्या हुआ, राजभवन में ही विद्रोह कर दिया, और जनता विद्रोह करके राजा की हत्या कर दी। और वहीं से जो राज व्यवस्था थी ख़त्म हो गई, और वहीं से चालू हो गई लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। वहीं से स्थापना लोकतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू हो गई, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह नारा हमारे संविधान में भी है। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति। इसने बड़ा प्रभाव डाला वहाँ के, खासतौर से फ्रांस में। इन दो कारणों से समाज जो था एकदम अव्यवस्थित हो गया था। क्योंकि कोई भी, आप देखिए, कोई भी क्रांति होती है या कोई भी टेक्निक आती है, समाज में क्या होता है, अभी आप अभी का समाज ले लीजिए, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, ये कोविड का टाइम चल रहा है। इससे देखिए समाज में पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है, चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपका अर्थव्यवस्था हो, ठीक है ना। तो काफ़ी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई, तितर बितर हो गई, लोगों की जॉब चली गई है, कई लोग एकदम, मतलब बहुत, कोविड के समय आप देखोगे बहुत लोगों को खाने तक को नहीं था, व्यवस्था एकदम बेढाल हो गई थी। तो ये जो कोविड आया, इसकी वजह से अपने ही देश नहीं, तमाम देशों में ये संकट का दौर आया। तो ऐसे परिस्थिति उस समय में भी अगर हम सोचें, कल्पना करें तो रही होगी। और यही कल्पना जा कर के ऑगस्ट कॉम्ट के दिमाग में घर कर गई।
जिसकी वजह से आज ये समाजशास्त्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी स्थापना 1838 में हुई। ठीक है, तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए ये दो क्रांति महत्वपूर्ण है, औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। ठीक, तो ये ऐसे हम लोगों ने जाना आज कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, इसका नाम कैसे पड़ा। आपको अगली क्लास में समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, परिभाषा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको एक नोट्स की तरह बना लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके।